राजकीय महाविद्यालय की यूट्यूब पर क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर कंपनी अधिनियम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है एक व्यक्ति की कंपनी। जैसा कि हम पूर्व में सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी आदि का अध्ययन कर चुके हैं। सार्वजनिक कंपनी में जहाँ सीमित दायित्व होता है तो निजी कंपनी में असीमित दायित्व होता है। इनका हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे एक व्यक्ति की कंपनी। एक कंपनी की एक व्यक्ति की कंपनी की अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 में पहली बार इसकी स्थापना की कल्पना की गई है। हालांकि ये नहीं है कि भारत में ये पहली बार ये अवधारणा इसको अपनाया जा रहा है, लेकिन यूरोपीय देश और खाड़ी देश हैं उनमें पूर्व में ही एक व्यक्ति कंपनी के रूप में बहुत से क्षेत्रों में इसका संचालन किया जा रहा है। हाँ, भारत में 2013 में इस अवधारणा को पहली बार अपनाया गया है। एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा जो एक सदस्य से ही कंपनी का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन सम्मिलन हो सकता है, इसका प्रावधान किया गया। ये नवीन अवधारणा लघु उद्यमियों के विश्वास में वृद्धि करेगी। ये हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट तथा कुम्हारी के क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों को अपार अवसर प्रदान करेगी। वे शिल्पकारों एवं बुनकरों के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं जो लोग होते हैं, उनके पास कंपनी के रूप में कोई वैधानिक संस्था नहीं है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी उन्हें एक संस्थान के रूप में व्यवसाय करने में मददगार होगी तथा उन्हें कंपनी औपचारिक व्यावसायिक स्वरूप में अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने का अवसर प्रदान करेगी। एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा है। ये एकाकी उद्यमियों को कंपनी के सभी लाभ प्रदान करेगी, जिसका अर्थ है कि उन्हें कंपनियों को उपलब्ध साख, बैंक ऋण, बाजार तक पहुंच, सीमित दायित्व तथा वैधानिक संरक्षण आदि सभी बातों का उनको लाभ मिलेगा। एक व्यक्ति कंपनी की परिभाषा को देखें तो एक व्यक्ति कंपनी से ऐसी कंपनी है जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है। ये परिभाषा एक व्यक्ति कंपनी के एक आधारभूत लक्षण की ओर संकेत करती है कि इसका केवल एक ही सदस्य होता है, किंतु इस कंपनी के अन्य कई लक्षण भी हैं, जिनमें कुछ लक्षण अन्य कंपनियों के समान ही हैं तो कुछ लक्षण अन्य कंपनी से थोड़े से भिन्न भी हैं। तो सार रूप में हम ये कहें कि एक व्यक्ति कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के दिन किसी एक ही सदस्य के साथ हुआ है तथा जिसका अपने निर्णय करने वाले सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है तथा जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। तो एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को भारतीय सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अपनाया गया है, किंतु दुनिया के लिए अवधारणा नई नहीं है। कई यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों, चीन, सिंगापुर और यहाँ तक कि खाड़ी क्षेत्र में कई देशों में एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को कई वर्षों से अपनाया जा रहा है। इसकी विशेषताओं को देखें हम तो अनेक कई तरह की हमें विशेषताएं पढ़ने को मिलेगा और इन विशेषताओं का पूर्ण अध्ययन करेंगे तो एक व्यक्ति की कंपनी का हमें पूर्ण रूप से सार समझ में आ जाएगा। सर्वप्रथम हम ये कहेंगे कि एक व्यक्ति की कंपनी सम्मिलित संस्था होती है, अर्थात रजिस्टर्ड संस्था होती है, जिसका कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। दूसरी विशेषता ये कि निजी कंपनी के रूप में इसका समामेलन। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी का समावेलन केवल एक निजी कंपनी रूप में करवाया जा सकता है। ऐसी कंपनी का सीमित अथवा असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में समावेलन करवाया जा सकता है। ऐसी कंपनी में अंश पूंजी हो भी सकती है अथवा नहीं भी। ऐसी कंपनी को अंश पूंजी वाली अथवा बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा स्मित कंपनी के रूप में भी सम्मिलित करवाया जा सकता है, किंतु ऐसी कंपनी को किसी भी दशा में सार्वजनिक कंपनी के रूप में सम्मिलित पंजीकृत नहीं करवाया जा सकता। जैसा कि हम पूर्व पढ़े, ये कृत्रिम व्यक्ति मानी जाएगी। निजी जैसे सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी है, ये भी एक देश की एक व्यक्ति के रूप में कृत्रिम व्यक्ति, भौतिक व्यक्ति नहीं हो सकती लेकिन कृत्रिम व्यक्ति के रूप में, क्योंकि क्रय का विक्रय का अपना व्यवसाय लेन देन से भी करेगी एक व्यक्ति की तरह, इसलिए इसको कृत्रिम व्यक्ति माना गया। इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, अर्थात सदस्यों का अस्तित्व अलग होगा, कंपनी का अस्तित्व अलग होगा। अगली विशेषता के रूप में देखें तो इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार है और स्थायी अस्तित्व होता है। तो एक व्यक्ति कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। एक व्यक्ति कंपनी में अविच्छिन्न उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में समुचित व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी का अभिदाता सदस्य कंपनी की सीमानीय में एक व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति का को लिखित सहमति से नामांकित करेगा।
कि ये नामांकित व्यक्ति उस कंपनी के सदस्य की मृत्यु होने पर अथवा उसमें अनुबंध करने की अयोग्यता उत्पन्न होने की दशा में स्वतः ही उस कंपनी का सदस्य बन जाएगा, अर्थात उसको अविच्छिन्न नहीं छीने जाने वाले उत्तराधिकार की प्राप्ति होती है, तो उसकी अनुपस्थिति में वह अपने आप उसका सदस्य बन जाएगा। ऐसा नामांकित व्यक्ति सदस्य बनने पर किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहमति से नामांकित करेगा। ये नामांकित व्यक्ति भी नामांकित करने वाले सदस्य की मृत्यु होने या उसमें अनुबंध करने की अक्षमता उत्पन्न होने पर उस कंपनी का स्वतः सदस्य बन जाएगा। इस प्रकार एक व्यक्ति कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है और कंपनी का अस्तित्व स्थायी रूप से बना रहता है और यही क्रम आगे चलता रहता है। जो भी सदस्य अयोग्य होता है, मर जाता है, तो उससे पहले ही वो दूसरा व्यक्ति अपना नामित करता रहता है और वो सदस्य उसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार के रूप में स्थान लेता रहता है। जैसे अन्य कंपनी की विशेषताएं सार्वभौम मुद्रा की, इसमें भी अनुबंध करने के लिए एक व्यक्ति के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं, क्योंकि कंपनी कर्तनी व्यक्ति है, स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसलिए कोई भी अधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा, साथ में उसके सार्वभौम मुद्रा लगाएगा, तो ये माना जाएगा कि कंपनी की तरफ से पत्र व्यवहार या लेन देन किया गया। अंश पूंजी भी इसमें होती है। एक व्यक्ति के लिए भी न्यूनतम पूंजी का अनिवार्यता नहीं है, किंतु MCA के नियमों के अनुसार प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी के अधिकतम अंश पूंजी 50 लाख रुपए हो सकती है। अंशों का अंतरण, एक व्यक्ति कंपनी के अंश भी अंतरणीय होते हैं। फलतः कंपनी के एकाकी सदस्य द्वारा धारित अंशों उसकी मृत्यु पर अथवा उसकी अनुबंध करने की क्षमता समाप्त होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को स्वतः अंतरित हो जाते हैं। कंपनी के सदस्य के जीवन काल में अथवा उसमें अनुबंध करने की क्षमता होते हुए कंपनी के अंश किसी भी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं किए जा सकते। इस आशय का प्रतिबंध ऐसी कंपनी के अंतर्नियमों में भी लिखा जाता है। अगली विशेषता है सीमित दायित्व। एक व्यक्ति कंपनी सीमित अथवा असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में सम्मिलित करवाई जा सकती है। सीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में इसके सदस्य का दायित्व भी उसके द्वारा धारित अंशों पर अधिक राशि तक के लिए ही सीमित होता है। अनुबंध करने की क्षमता, प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी में भी अनुबंध करने की क्षमता होती है। उसकी क्षमता उसके सीमा नियम एवं अंतर नियमों की सीमा के भीतर ही होती है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी एक कर्तनी व्यक्ति होती है, फलतः उसे भी अपने अनुबंध किसी मानवीय एजेंट के माध्यम से ही करने होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इसका सदस्य होता है, जो मानवीय एजेंट होता है, उसमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। कर योग्यता अगली विशेषता है। तो कंपनी में भी लाभ हानि चलता रहता है। लाभ की स्थिति में उसके कर चुकाए जाएंगे, उसको कर चुकाने पड़ेंगे। तो सरकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी कर हैं वो देने पड़ेंगे, इसलिए इसमें कर योग्यता का भी तत्व पाया जाता है। प्रबंधकीय दल संचालक मंडल, जैसा कि एक व्यक्ति, इसका नाम एक व्यक्ति कंपनी है, तो इसका संचालक एक ही होता है, किंतु ऐसी और परिस्थितियां होती हैं जिनमें संचालकों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इसमें भी अधिकतम 15 संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति कंपनी आवश्यक समझे तो अन्य कंपनियों की तरह ही एक विशेष संकल्प पारित करके अपने संचालक मंडल के संचालकों की संख्या को 15 से अधिक कर सकती है। स्वतः उत्तराधिकार, एक व्यक्ति के एकाकी सदस्य की मृत्यु अथवा उसके अनुमति करने के योग्य न होने के उपरांत उसके नामांकित व्यक्ति को उसके सभी अंशों एवं उन पर लाभांश तथा अन्य अधिकार पर हक प्राप्त हो जाएगा तथा उन सभी दायित्वों के लिए भी उत्तरदायी होगा जिनके लिए वह एकाकी सदस्य उत्तरदायी था। तो ये प्रमुख रूप से विशेषताएं हैं कि इनके अलावा कुछ विशेषताएं और हैं, जैसे जो सामान्य निजी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनी या सामान्य परिस्थितियों में ये विशेषताएं सभी कंपनियों में होती हैं। जैसे पृथक संपत्ति, कंपनी की संपत्ति एक सदस्य से पृथक समझी जाएगी। वैधानिक दायित्व, इसका वैधानिक दायित्व पर बनता है कि सरकार के को कर आदि या अन्य कोई दायित्व होते हैं तो ये सरकार को अदा करेगी। उपक्रम या संपदा से पृथक कंपनी का अस्तित्व है। जो भी उपक्रम की जो संपत्ति है उससे कंपनी का सदस्य जो अस्तित्व है वो पृथक होगा। निवास स्थान, जैसा कि निवास स्थान सामान्य कंपनी में भी ऐसा बताया गया है कि कंपनी का निवास स्थान होता है जिस राज्य में जहाँ स्थान जो उसका एड्रेस स्थायी पता होता है वही कंपनी का निवास स्थान माना जाएगा। राष्ट्रीयता, अर्थात जिस देश की कंपनी है, जिस देश में उसका रजिस्ट्रेशन है, समामेलन है, उस देश की उसकी राष्ट्रीयता मानी जाएगी। नागरिकता एवं मूल अधिकार नहीं, अर्थात कर्तव्य व्यक्ति के रूप में तो होगी लेकिन भौतिक व्यक्ति के रूप में नहीं होती है, इसलिए इसको नागरिकता और देश के जो संविधान के अनुसार मूल अधिकार है वो भी इसको प्राप्त नहीं होते हैं। अंतिम परिभाषा इसकी है दुश्मन चरित्र, अर्थात इसका दुश्मन चरित्र नहीं हो सकता। देश के जो संविधान है उनके अनुसार ही ये कंपनी काम करेगी। दुश्मन
जो राष्ट्र हैं या कोई भी दुश्मन व्यक्ति हैं उनके साथ कंपनी किसी प्रकार का व्यापार या लेन देन नहीं करेगी। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी।